हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट बॉटनी के लिए पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे हमारा बॉटनी के लिए फ्री क्विजेस होते हैं, इसलिए आप चाहो तो अपने प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये जो आपके पास जितने भी दिन है। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीपेट बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये जो आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हो, ये 2020 का है, 2020 का सीपेट बॉटनी क्वेश्चन पेपर है पूरा आपके सामने। तो इसको हम बहुत ही इजी वे में, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा जितना सिंप्लीफाई वे में आपको समझा सकूं, और हर एक क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। लिपोपोलीसेकेराइड इन सेल वॉल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो लिपोपोलीसेकेराइड जो सेल वॉल में पाया जाता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म का। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फंगाई और algae। देखिए, ये जो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप लोगों को एक थिक लेयर का, थिक लेयर, ठीक है, थिक लेयर ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड मिल जाएगा। और यही लिपोपोलीसैकेराइड जो है ना, यही इसको प्रोटेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स से प्रोटेक्ट करता है, जिसके वजह से आप लोगों को जितने भी डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया खुद को बचा लेता है वो लिपोपोलीसैकेराइड के लेयर से, ठीक है, जो कि सेल वॉल में उसके प्रेजेंट होता है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आप लोगों को बहुत ही कम या फिर बहुत ना के बराबर थिन लेयर ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड दिखेगा, जिसके वजह से इसको इजीली एंटीबायोटिक्स किल कर लेते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया केस में वो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a cyanobacteria? Cyanobacteria को आप दूसरे नाम से जानते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन algae। इनमें से कौन सा बीजीए नहीं है या फिर cyanobacteria नहीं है? नोस्टॉक्स, स्पिरुलिना, अनाबेना, जिग्नेमा। तो ये तीनों तो है हमारे बीजीए, लेकिन जिग्नेमा जो है ये हमारा एक algae है। और ये कौन सा algae है? क्लोरोफाइसी algae है, क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर का। और इसमें जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, वो होता है स्टार शेप का, ठीक है, स्टार स्टार शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टार शेप्ड, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, जिग्नेमा में स्टार शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलिन्स इज द टिपिकल फीचर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फाइकोबिलिन्स जो पाया जाता है वो टिपिकल फीचर किसका है, किस ग्रुप ऑफ आल्गी का है, ठीक है। नीचे जो ऑप्शन दिया है आल्गी। और आप लोग अगर पिगमेंट टाइप्स पढ़े होंगे, फाइकोबिलिन्स में दो पिगमेंट आते हैं, एक होता है फाइकोसियानिन, दूसरा होता है फाइको एरिथ्रिन। ये रेड कलर का होता है और ये हमारा ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ से आइडिया पता चल गया होगा कौन सा क्लासेस ऑफ algae आएंगे। ब्लू कलर यानी ब्लू ग्रीन algae जो कि सियानोफाइसी है, और रेड यानी रेड कलर भी पाया जाता है हमारा रोडोफाइसी में। ऑप्शन देख लेते हैं, सियानोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी, जानथोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो हमारा राइट आंसर है वो है सियानोफाइसी। सियानोफाइसी को ब्लू ग्रीन algae कहते हैं क्योंकि इसमें फाइकोबिलिन पाया जाता है। रेड रोडोफाइसी तो रेड algae है, वहाँ पे तो डेफिनेटली मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ब्रांच फॉर्म ऑफ स्टार्च इनमें से कौन सा है? अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, माल्टोज, गैलेक्टोज। देखिए, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो दूसरे कैटेगरी ऑफ हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गए। जो बचा हमारा ऑप्शन ए बी में से राइट आंसर है अमाइलोपेक्टिन। ये हमारा ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड है, ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड। वहीं दूसरी ओर हमारा जो अमाइलोज है ये हमारा अनब्रांच्ड, और ये हमारा लीनियर स्टार्च है, लीनियर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बायोमेम्ब्रेन एग्जिबिटिंग मैक्सिमम फ्लूइडिटी। सो बायोमेम्ब्रेन यानी किसका बात किया जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो मैक्सिमम फ्लूइडिटी दिखाता है वो कौन है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एनवलप, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, या फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, ये चारों के चारों बने हुए हैं प्लाज्मा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम फ्लूइडिटी कौन दिखाता है। मैक्सिमम फ्लूइडिटी यानी विस्कोसिटी, ठीक है, जिसके थ्रू विस्कोसिटी, जिसके थ्रू से देखे हमारा जो फ्लूइड का जो आना जाना, ट्रैवलिंग बहुत ही इजी हो। तो वो कहाँ पे दिखता है हमें ज़्यादातर? वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जो कि विस्कोसिटी बढ़ा देता है। सो मैक्सिमम फ्लूइडिटी यानी विस्कोसिटी किसके अंदर ज़्यादा होगा? जिसके अंदर फ्लूइड का आना जाना बहुत ज़्यादा रहेगा, वो हमारा किस में दिखेगा? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी लीनियर स्ट्रक्चर, और लीनियर स्ट्रक्चर में हमारा अमीनो एसिड एक दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़े रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है।
पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा हमारा राइट आंसर। और पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड अगर पूछा जाए तो ये होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बाय रिमूविंग और बाय हाइड्रोलाइजिंग वाटर। ठीक है, वाटर को हाइड्रोलाइज करके हमारा क्या बनते हैं, ये बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन। इनमें से हमें अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन पर मतलब सही कॉम्बिनेशन को ढूंढना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, ये तो सही बात है। ऑकर्स इन डाउन हिल डायरेक्शन, ये सही है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारा डाउन हिल में होता है और इसको एनर्जी नहीं चाहिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड ऑकर्स इन अपहिल डायरेक्शन, ये गलत है। अपहिल में कभी भी पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ये हमेशा डाउन हिल में होगा। अगर अपहिल होना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी एंड ऑकर्स इन डाउन हिल डायरेक्शन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, ये सही बात है, लेकिन हमारा डाउन हिल डायरेक्शन में नहीं होता, ये अप हिल डायरेक्शन में होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी एंड ऑकर्स इन अप हिल डायरेक्शन, ये हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 एंड 4 करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 3 4 ये तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट बट 3 एंड 4 आर रॉन्ग। उसके बाद ये भी हमारा 1, या हमारा 1 और 4 करेक्ट है ना, तो 1 3 आर करेक्ट बट 2 4 आर रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट आंसर है 1 एंड 4 आर करेक्ट बट 2 एंड 3 आर रॉन्ग, तो ये वाला राइट। आप लोगों को समझ में आया, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी ज़रूरत नहीं होता, इस वजह से ये डाउन हिल डायरेक्शन मूव करता है। ये रहा, मान लीजिए ये रहा आप लोगों का एक बॉल है, यहाँ पे आप लोगों को एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली डाउन हिल मूव करेगा, ये पैसिव, मान लीजिए पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ है। अब भी मान लीजिए बॉल यहाँ पे है, बॉल मान लीजिए नीचे है, तो आपको अपहिल लेना है, इसके लिए आप लोगों को एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। और इस यहाँ पे जो बॉल को यहाँ से ऊपर से नीचे डालेंगे तो ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। ट्रू फॉर फंजाई, फंजाई के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड लैक क्लोरोफिल, यूकैरियोटिक एंड लैक क्लोरोफिल। फंगाई एक्चुअली क्या है? यूकैरियोटिक। ठीक है, और यूकैरियोटिक ये क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल पाया नहीं जाता, ये होते हैं अक्लोरोफिलस। ठीक है, अक्लोरोफिलस। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन राइट है? यूकैरियोटिक एंड लैक क्लोरोफिल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइजोपोस टोलेनिफोर बिलोंग्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास। राइजोपोस किसको बिलोंग करता है? एक्रेसियोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस, आस्कोमाइसिटिस या फिर ड्यूटेरोमाइसिटिस। सो जो हमारा राइजोपोस है वो बिलोंग करता है हमारा जाइगोमाइसिटिस। और इसको और भी एक इसका ग्रुप का मेंबर है जो है म्यूकर। ठीक है, म्यूकर म्यूसिडो, ये भी बिलोंग करता है हमारा जाइगोमाइसिटिस को। और इसका जो हमारा क्लास है वो है हमारा, सॉरी फैमिली है, वो है हमारा म्यूकोरासी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, म्यूकोरासी इसका फैमिली है और क्लास है जाइगोमाइसिटिस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रुप ऑफ प्लांट्स which कैन प्रोड्यूस स्पोर्स एंड एम्ब्रियोज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि स्पोर भी प्रोड्यूस करता है और एम्ब्रियो बट लैक सीड, सीड नहीं बना पाता। एंड भास्कुलेचर, भास्कुलेचर यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होता। यहाँ पे स्पोर है, एम्ब्रियो है, लेकिन सीड नहीं है या फिर जाइलम फ्लोएम नहीं। कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट? algae। algae में ना आप लोगों को एम्ब्रियो दिखेगा, ना आप लोगों को सीड दिखेगा, ना भास्कुलेचर, कुछ भी नहीं दिखेगा, तो ये वाला तो कट गया है। उसके बाद फंगाई, फंगाई में आपको स्पोर दिखेगा लेकिन एम्ब्रियो नहीं दिखेगा, भास्कुलेचर भी नहीं दिखेगा। उसके बाद टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट हमारा राइट आंसर है। ठीक है, टेरिडोफाइट में आप लोगों को स्पोर्स दिख जाएंगे, एम्ब्रियो दिख जाएंगे, लेकिन सीड नहीं है। भास्कुलेचर तो है, आप लोगों को जाइलम फ्लोएम तो वहाँ पे है। ठीक है, लेकिन सीड हैबिट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सीड हैबिट मिलता है। सीड हैबिट एक्चुअली क्या है जानते हैं? ये जो ग्रुप है टेरिडोफाइट, ये अपना पहला ग्रुप है जो कि कोशिश किया है सीड बनाने का, उसके बाद वाले तो सीड आ गया है ना जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा ब्रायोफाइट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरिडोफाइट। इनमें से टेरिडोफाइट कौन है? ओइडोगोनियम, लाइकोपोडियम, रिक्सिया, नेटम। तो लाइकोपोडियम हमारा टेरिडोफाइट है, ओइडोगोनियम algae है, रिक्सिया ब्रायोफाइट है, नेटम हमारा जिम्नोस्पर्म में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ कोरलोइड रूट्स इज द टिपिकल फीचर। कोरलोइड रूट कहाँ पे पाया जाता है? पाइनोसेड्रस साइकस नेटम, ये पाया जाता है साइकस में। और ये किस तरह से कोरलोइड रूट ग्रो करता है? डाइकोटोमोसली, ये भी याद रखिएगा, डाइकोटोमोसली। और इसमें हमें क्या मिलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसको अगर आप लोग काटेंगे, ये कोरलोइड रूट को काटेंगे तो आप लोगों को सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलेगा, यानी algae इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लोएम। इनमें से कौन सा वाला फ्लोएम नहीं है? सीब एलिमेंट फ्लोएम है, कंपानियन सेल फ्लोएम है, ट्रांसफर सेल भी फ्लोएम है, लेकिन ट्रैकिड क्या है? ये एक जाइलम है, जाइलम, जाइलम जो एलिमेंट है उसका ये पार्ट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म क्रांच एनाटॉमी इन C4 प्लांट इज
अच्छा दोबारा लिखा इज कॉइन्ड बाय। तो क्रांज एनाटोमी जो साइंटिस्ट कौन है जो कि कॉइन किए थे टर्म क्रांज एनाटोमी इन सीपर प्लांट। तो सीपर प्लांट में जो क्रांज एनाटोमी कॉइन किए थे मेलविल कैल्विन, हैचेनस्लैग, जी हैविलैंड, एंड्रयू ए बेंसन, वो है हमारे कैल्विन। याद रखिएगा हैचेनस्लैग नहीं होगा, हैचेनस्लैग डिस्कवर किए थे हमारा मतलब साइंटिस्ट थे हमारा C4 साइकिल के लिए। ठीक है, मैं इसको फिर से मिटाकर ये C4 साइकिल को एक्सप्लेन किए थे, बट मेल्विन कैल्विन क्या थे, क्रांज एनाटोमी को टर्म दिए थे। ठीक है, टर्म को कॉइन किए थे, लिखा गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन ड्रासेना, ट्रिटिकम, हेलियांथस, क्यूक्यूबिटा। ये पाया जाता है ड्रासेना में। ठीक है, और ये एनामोलस ग्रोथ दिखाता है, और ड्रासेना हमारा एक मोनोकोट है, ये भी याद रखिएगा मोनोकोट प्लांट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जूट इज ए, जूट किस तरह का एक फाइबर है? बास्ट फाइबर फ्रॉम प्राइमरी जाइलम, बास्ट फाइबर फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम, बास्ट फाइबर फ्रॉम प्राइमरी फ्लोएम, बास्ट फाइबर फ्रॉम सेकेंडरी फ्लोएम। देखिए बास्ट लिख दिया यानी फ्लोएम, बास्ट लिख दिया मतलब फ्लोएम। ठीक है, तो ये तो जाइलम लिख दिया, ये गलत ये गलत, तो ऑप्शन ए बी कट गए। अब जूट की कहाँ से ऑप्टेन होता है? वो ऑप्टेन होता है सेकेंडरी फ्लोएम से, बास्ट फाइबर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। और जूट को कॉमन नेम क्या कहा जाता है? गोल्डन, ये फेमस नेम ये है, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर के नाम से। और इसको निकाला कहाँ किस तरह से जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेटिंग। ठीक है, रेटिंग के प्रोसेस से इसको निकाला जाता है। ये एक तरह का, मान लीजिए जूट का अगर प्लांट को देख ले, इसको सड़ा कर पानी में फेंका जाता है, जब ये मैच्योर हो जाए पानी में फेंक दिया जाता है, ताकि ये सड़ कर इससे जो भी जूट फाइबर है वो इजीली निकल आए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन रिवोल्यूशन इज, ग्रीन रिवोल्यूशन एक्चुअली में क्या है? रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड क्रॉप फील्ड, प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रीन हाउसेस, चिपको मूवमेंट, रिवोल्यूशन इन केमिकल इंडस्ट्री। बहुत इजी सा है, रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड क्रॉप फील्ड। ठीक है, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? आप लोग जितने भी वेजिटेबल है प्रोडक्शन है उस सबको बढ़ा पाए, उसी को ही तो रिवोल्यूशन कहा जाता है। बाकी प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रीन हाउस तो अलग हो गया, ये तो हमारा एनवायरमेंटल साइंस का हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस एक तरह का स्टेज है, एक तरह का एक हाउस होता है जहाँ पे प्लांट को ग्रो भी किया जाता है इन ए ग्लास चैम्बर। ग्लास मतलब ये कांच का बना रहता है, वहाँ पे सुइटेबल एनवायरमेंट कंडीशन देके प्लांट को ग्रो किया जाता है। बाकी चिपको मूवमेंट तो आप लोग जानते हैं, एम्ब्रेस, प्लांट को एम्ब्रेस करके मतलब प्लांट को बचाया गया था। ये एक तरह का एनवायरमेंटल मूवमेंट है, ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी रिवोल्यूशन इन केमिकल इंडस्ट्री ये नहीं है। उसके बाद चलते, हाँ और कुछ बता देता हूँ। ग्रीन रिवोल्यूशन अगर पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो वो है नॉर्मन नॉर्मन बोरलैग। ठीक है, बोरलैग, नॉर्मन बोरलैग, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था नोबेल प्राइज भी दिया गया था फॉर पीस, फॉर पीस। कब दिया गया था? 1970 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है? हमारे नॉर्मन बोरलैग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड। ठीक है, बोथ स्ट्रैंड में आप लोगों को अगर डीएनए मॉलिक्यूल सेम दिख जाए, रीड इन द सेम डायरेक्शन, चाहे आप 5' to 3' पढ़ो, या फिर आप लोग मतलब राइट टू लेफ्ट पढ़ो, या फिर लेफ्ट टू राइट पढ़ो। ठीक है, 5 to 3 और 3 to 5 पढ़ो। आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, बोथ एंड बी नॉन ऑफ द अबव। देखिए ये होगा राइट आंसर, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को अगर पूछोगे कि रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस में भी तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है, यानी रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस उसे कहा जाता है जो कि पैलिंड्रोमिक होता है। नहीं, सारे मोस्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होते हैं, लेकिन सिवाय कुछ को छोड़ के जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस शो ही नहीं करते। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ठीक है, जो कि एग्जैक्टली 5 to पढ़िए 3 या फिर 3 to 5 पढ़िए, आप लोगों को सेम टू सेम मिलेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, 4 o'clock प्लांट का पढ़ा होगा, इसका एग्जांपल पढ़ा होगा, स्नैपड्रैगन फ्लावर का पढ़ा होगा, स्नैपड्रैगन फ्लावर का, इसके एंडलुसियन फाउल का पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये सब क्या शो करते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनमें फिनोटिपिक रेशियो किस तरह का आता है? 1:3, 1:1, 1:3, 1:1:2। इसका जो फिनोटिपिक रेशियो आता है 1:1, और जीनोटिपिक रेशियो भी, GR भी इसका 1:1 आता है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ आप लोगों का, 4 o'clock प्लांट का बताता तो इसका एक रेड वेराइटी आता है, दूसरा आता है एक व्हाइट वेराइटी। जब इसको क्रॉस किया जाता है फर्स्ट क्रॉस में F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक आता है। क्यों ना? ये देखिए आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन रेशियो ये आना चाहिए रेड, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के वजह से पिंक आता है। जब पिंक को पिंक के साथ फिर से सेल्फ क्रॉसिंग किया जाता है तो यहाँ पे क्या आता है? रेड, पिंक, उसके बाद व्हाइट।
ये आता है इन द रेशियो 1:1, ठीक है। ये फिनोटाइपिक रेशियो हुआ और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम। उसके बाद देखिए इन मियोटिक सेल डिवीजन डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू सक्सेसिव डिवीजन where both divisions are equational, both division are reductional. First division is equational, whereas second division is reductional. First division is reductional, whereas second division is equational. मियोसिस का बात क्या है, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होता है मियोसिस 1 जिसको कहते हैं हम हेटेरोटिपिक डिवीजन, ठीक है, और दूसरा होता है मियोसिस 2 जो होता है होमोटिपिक डिवीजन, होमोटिपिक। और यहाँ से आप लोगों को अगर आइडिया हो गया होगा, फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल यानी डिप्लॉइड बन जाता है हाप्लॉइड। उसके बाद जो सेकंड इज इक्वेशनल, उसके बाद ये जो चार बनाता है, चार सेल बनाता है, वो सभी के सभी क्या होता है, हाप्लॉइड होता है, जो कि आइडेंटिकल होता है या फिर इक्वेशनल होते हैं। तो पहला वाला हेटेरोटिपिक यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, हेटेरो यानी अलग अलग, ठीक है, पहले डिप्लॉइड था अब क्या बन गया, हाप्लॉइड। अब देखिए उसके बाद जो मियोसिस 2 होकर डिवीजन हुआ वो सभी के सभी हाप्लॉइड हुए, देख रहे हैं। तो मतलब पेरेंट भी हाप्लॉइड था, अब ये भी हाप्लॉइड, यानी ये आइडेंटिकल बना और ये नॉन आइडेंटिकल बना, जो कि 2n से n हो गया। उसके बाद रिड्यूस हो गया ना, 2n से डिप्लॉइड से हाप्लॉइड हो गया, इसीलिए उसको पहला वाला डिवीजन रिडक्शनल कहा जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट टू फॉर्म द लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। लैगिंग स्ट्रैंड में जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट पाया जाता है उसमें से कौन सा एंजाइम ज्वाइन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, डीएनए लाइगेज, आरएनए। सो राइट आंसर इज लाइगेज। इसको कहा जाता है मोलिकुलर ग्लू, ये भी याद रखिए, ग्लू, क्योंकि इसका काम ही है चिपकाना, ठीक है। तो और भी यहाँ पे एक जान लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या है, प्रूफ रीडिंग एंजाइम। प्रूफ रीडिंग एंजाइम इसका काम है, जहाँ पे भी एरर वगैरह आया होगा ये उसको ठीक करेगा, और इसको फेमसली कोनबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है, कोनबर्ग एंजाइम, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following DNA marker used to determine the paternity of child? So DNA मार्कर यानी ये किसका बात किया जा रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। इसमें कौन सा यूज किया जाता है मार्कर, आरएपीडी, आरएफएलपी, एएफएलपी या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आरएफएलपी, जिसका पूरा नाम है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है, ये एक छोटा सा पीस होता है जिसको यूज किया जाता है डीएनए मार्कर की तरह, ताकि डीएनए प्रोफाइलिंग में आप लोगों का क्रिमिनल केसेस में, पेरेंटल डिस्प्यूट में, यहाँ पे जैसे कि लिखा है पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड, तो यहाँ पे यूज किया जाता है। बाकी जो देखिए आरएपीडी रैपर कहा जाता है, ये क्या है, आप लोगों का रैंडम, आप लोगों का इसका फुल फॉर्म है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। इसको यूज किया जाता है बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूज किया जाता है। और उसके बाद देखिए एएफएलपी, इसका पूरा नाम है एम्पलीफाइड, ठीक है, इसका पूरा नाम है एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसको यूज किया जाता है पर्टिकुलरली सिमिलर स्पेसिस के अंडर में, सिमिलर स्पेसिस मतलब टू ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी, सेम स्पेसिस का जो भी सिमिलरिटी होता है उसको मापने के लिए, ठीक है। मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, इसको नापने के लिए एएफएलपी को यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेन इनिशिएशन कोडन टू कोड एन अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तो बहुत ईजी सा है, आपने पढ़ा होगा, एक स्टार्ट कोडन होता है, दूसरा होता है स्टॉप कोडन। स्टार्ट में होते हैं स्टार्ट में होते हैं 1 और स्टॉप में होते हैं 3 कोडन। तो हमें स्टार्ट का पूछा है, इनिशिएशन यानी स्टार्ट, तो AUG हमारा राइट आंसर है। और ये किसके लिए कोड करता है, इसको भी याद रखिए, मेथियोनाइन, ठीक है, मेथियोनाइन के लिए ये कोड करता है, अमीनो एसिड मेथियोनाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस। आप लोग जानते हैं प्रोफेज 1 में होता है क्रॉसिंग ओवर, अभी कौन से सब फेज में होता है ये पूछा गया है, डिप्लोटिन, पैकिटिन, लेप्टोटिन, डायकिनेस। बहुत ही ईजी है, पैकिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। मैं बता दूं लेप्टोटिन में क्या होता है, लेप्टोस यानी बहुत ही थीन मेम्ब्रेन आता है, थीन फाइबर्स बनते हैं, जिसको मतलब थीन क्रोमाटिन फाइबर बनते हैं, लेप्टोस बोला जाता है। उसके बाद आप लोगों का डिप्लोटिन, डायकिनेसिस, वो फर्दर जाइगोटिन में आप लोगों का पेयरिंग होता है
है, बाइवेलेंट फॉर्मेशन होते हैं, ये सब होते हैं। उसके बाद आप लोगों का डिप्लोटिन में वो सेपरेट होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर होता है, और काइजमेट आप लोगों को डिप्लोटिन में देखने को मिलता है। डाइकेनेसिस में आप लोगों का कंप्लीटली टर्मिनलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, पैकेटिन स्टेज में ही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ए सेडिमेंटरी साइकिल, यानी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो सेडिमेंटरी साइकिल है इनमें से कौन सा है? ऑक्सीजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस। बहुत ही इजी। ऑक्सीजन लिख गया मतलब ये गैसेस हो गया, हाइड्रोजन मतलब ये वाटर साइकिल हो गया, उसका नाइट्रोजन अगेन गैसेस हो गया। लेकिन जो फॉस्फोरस साइकिल है वो हमारा बिलोंग करता है सेडिमेंटरी साइकिल को। और भी एक है, वो है सल्फर। सल्फर साइकिल भी आप लोगों का सेडिमेंटरी साइकिल को बिलोंग करता है। उसको छोड़ के आप लोगों का कार्बन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल हमारा किसको बिलोंग कर लिए? हमारा गैसियस साइकिल को। और हाइड्रोजन साइकिल हमारा वाटर साइकिल को रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन फॉस्फोरस सल्फर हमारा सेडिमेंटरी साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। इकोसिस्टम किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है? आयोनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, मेसोस्फीयर। ये हमारा बायोस्फीयर का इकोसिस्टम, यानी आप लोग जानते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बायो में मिलेगा, बायो यानी लिविंग। बाकी आयोनोस्फीयर थे, ये एटमोस्फीयर का लेयर हो गया, लिथोस्फीयर यानी लैंड हो गया, मेसोस्फीयर यानी जहाँ पे आप लोग स्टे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था उसका राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली अमंग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सबसे प्रिमिटिव फैमिली कौन है? मैग्नोलियासी, रूबियासी, लिलियासी, पोएसी। वो है हमारा मैग्नोलियासी। अगर पूछा जाए मोस्ट एडवांस फैमिली कौन है, सो एडवांस फैमिली है हमारा ऑर्किडासी। ठीक है, ऑर्किडासी जो कि बहुत ही फ्लावरिंग, जिसमें जिसमें से आप लोगों का फ्लेवर बनाया जाता है, परफ्यूम्स बनाया जाता है। सो ऑर्किडासी फैमिली सबसे एडवांस है, मैग्नोलियासी हमारा सबसे प्रिमिटिव फैमिली है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हैज बीन पब्लिश्ड इन। हचिंसन ने जो भी क्लासिफिकेशन दिया था, जो भी उनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो कहाँ पे पब्लिश हुआ था? ओरिजिन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड बहुत ही इजी है, फ्लावरिंग ऑफ फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बाकी बेंथम एंड हुकर का भी पूछा जाता है, आप लोग जानना। बेंथम एंड हुकर ने दिया था जेनरा प्लांटारम। ठीक है, जेनरा प्लांटारम, प्लांटारम। उसके बाद अगर आपका लीनियस का पूछा जाए तो उन्होंने दिया था स्पेसिस प्लांटारम, स्पेसिस प्लांटारम। ठीक है, बुक में आप लोगों को बहुत अलग अलग दिखेगा। कोई कोई बुक में आप लोगों को ये भी दिखेगा कि जो आप लोगों का बेंथम एंड हुकर है उन्होंने जेनरा प्लांटारम भी दिया था, आप लोगों का स्पीसीज प्लांटारम। लेकिन आप लोगों का मोस्ट ऑफ द बुक, जेन्युइन बुक में जेनरा प्लांटारम गिवन बाय। मतलब इसमें आप लोगों को ढेर सारे बुक अगर फॉलो करें, ढेर सारे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे थे जो भी मतलब ऑथर थे, उन्होंने भी कुछ कुछ दिया था। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज हो सकता है। तो अभी जो मैंने बताया वो सही है। ठीक है, जेनरा प्लांटारम यानी आपका बेंथम हुकर, लीनियस का स्पेसिस प्लांटारम, और फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपका हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताख्ताजान का भी है, आर्मेन ताख्ताजान का भी, उनका भी जो है उन्होंने भी एक पब्लिश किया था। तो उसके बाद देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस के लिए इनकरेक्ट कौन है? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये तो सही है। मियोटिक डिवीजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस टू फॉर्म ए जाइगोट, ये इनकरेक्ट है। तो हमारा ये राइट आंसर होगा, क्योंकि आपो मतलब विदाउट मिक्सिस यानी मैरिज। आपो मिक्सिस प्रोड्यूस जेनेटिकल आइडेंटिकल मदर सेल्स, ये भी सही है। देयर इज नो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व इन बोथ अपोमिक्सिस एंड पार्थेनोगैमी, ये भी सही है। तो अपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और एसेक्सुअल में आप लोग जानते हैं किसी भी प्रकार का मियोसिस ही नहीं दिखता, क्योंकि मियोसिस हमारा सिर्फ और सिर्फ म्यूटिक डिवीजन हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। और पार्थेनोगैमी प्रोसेस क्या है जानते हैं? ये है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये भी याद रखिए, फ्रूट फॉर्मेशन फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। पार्थेनो मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन और कार्पस मीन्स फ्रूट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोटेंशियल इनसाइड द जाइलम एट द टॉप ऑफ ए टॉल ट्री ड्यूरिंग द हॉट सनी डे टाइम इज। अच्छा, वाटर पोटेंशियल इनसाइड द जाइलम एट द टॉप ऑफ द टॉल ट्री ड्यूरिंग हॉट। अच्छा, हॉट सनी डे में एक लंबा, मान लीजिए बहुत लंबा पेड़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सनी डे में, बहुत गर्मी में, तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल किस तरह का होता है जाइलम में? ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज जीरो, समटाइम्स पॉजिटिव एंड समटाइम्स नेगेटिव। यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है अपना ब्रेन। ठीक है, आप लोगों को अप्लाई करना है अपना ब्रेन। किस तरह से, देखिए, ऑलवेज जीरो कब होता है वाटर पोटेंशियल? आप जानते हो प्योर वाटर के केस में। प्योर वाटर जब हो तब ये आता है जीरो।
वाटर पोटेंशियल 0। तो इसका मतलब ये सबसे मैक्सिमम है, ये भी याद रखिए। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल आपको पूछा जाए तो आप सीधा बोल देना प्योर वाटर का मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, यानी 0 का हो गया मैक्सिमम पोटेंशियल। और उसके नीचे जो भी है सॉल्यूशन है, प्योर वाटर के बाद जो भी मिलावट वाला पानी मिलेगा वो सब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हमेशा वाटर पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेगेटिव यानी 0 से कम। तो 0 से ज़्यादा पॉजिटिव तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं होगा। तो अब जो हमारा पानी है जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल नापना है ना, तो जो टॉल ट्री में पानी है वो तो प्योर वाटर आप नहीं बोल सकते, वो जो पानी है वो इम्प्योर है या फिर सॉल्यूशन कह सकते हैं या फिर किसी तरह का मिलावट है, तो उसका वाटर पोटेंशियल किस तरह होगा, ऑलवेज नेगेटिव। हाँ जो भी हो, 2 बार, -2 बार, -3 बार, -4 बार जो भी हो, लेकिन हमेशा नेगेटिव होगा। और ये जो डी ऑप्शन लिखा है ना, समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव, पॉजिटिव तो होगा ही नहीं वाटर पोटेंशियल, क्योंकि उसका मैक्सिमम है तो 0, और वो किसका है, प्योर वाटर का। तो 0 से आगे के जाएगा ही नहीं। बचा हमारा ऑलवेज 0, ये तो प्योर वाटर के केस में होगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। उसके बाद देखिए, according to Poiseuille's equation, the amount of pressure gradient required to lift water from base to the top of a 100-meter tall tree is approximately। अच्छा, 100 मीटर टॉल ट्री में वाटर को अगर लिफ्ट करवाना हो, प्रेशर ग्रेडियंट जो भी चाहिए वो कितना हो, 0.2 मेगा पास्कल, 2.0 मेगा पास्कल, उसके बाद 20.0 मेगा पास्कल या फिर 200.0 मेगा पास्कल, वो है राइट आंसर मेगा पास्कल। इसका कैलकुलेशन आपको देखना है तो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं भेज दूंगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर क्वेश्चन वगैरह भी चाहिए तो आप लोग ग्रुप में मिल सकता है, मैं इसका आप लोगों को पीडीएफ भी भेज दूंगा। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके भी फ्रेंड है प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग सीपेट बॉटनी के लिए, तो उनको भी शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन फ्लोएम टिश्यू फ्रॉम सोर्स टू सिंक, यानी सोर्स टू सिंक में, सोर्स टू सिंक यानी सोर्स यहाँ पे हमारा लीप मान लीजिए, और सिंक मान लीजिए हमारा जहाँ पे ये जाएगा, वो रूट हो सकता है, वो स्टेम हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स, मतलब मेन ड्राइविंग फोर्स जो होता है जो कि ऑर्गेनिक सॉल्ट को मूव करता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या फिर एनर्जी थ्रू हाइड्रोलिसिस। सो इसका राइट आंसर है डिफ्यूजन प्रेशर, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डीपीडी। और मैं बता दूं डीपीडी क्या है, बहुत ही शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ। डीपीडी मान लीजिए, इसको इजी वे में याद रखिए, जिसका डीपीडी मान लीजिए ये एक सेल है ए और ये बी है, जिसका डीपीडी लो है, इसका मान लीजिए डीपीडी लो है, और इसका मान लीजिए डीपीडी डीपीडी हाई है, तो याद रखिए वाटर का पूछा जाता है क्वेश्चन में, इस तरह का वाटर किस कहाँ से कहाँ को मूव होगा, हमेशा याद रखिए जहाँ पे लो है वहाँ पे वाटर का नीड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए डीपीडी फ्रॉम हाई टू लो को मूव करता है। ठीक है, वहाँ पे डिमांड वाटर होता है, तो वाटर यहाँ पे डिमांड मतलब मूव करेगा। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोरिजिन, इनमें से फ्लोरिजिन कौन सा है, फ्लावरिंग लोकस क्यू, फ्लावरिंग लोकस आर, फ्लावरिंग लोकस एस, फ्लावरिंग लोकस टी। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, फ्लावरिंग लोकस टी। ये एक तरह का प्रोटीन है, याद रखिए, ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि बनता है, मतलब एक्सप्रेस होता है, इसको हम शॉर्ट में एफटी प्रोटीन कहते हैं, एफटी प्रोटीन, फ्लावरिंग लोकस टी प्रोटीन, जो कि एक्सप्रेस होता है लीफ के फ्लोएम में, ये भी याद रखिए, लीफ के फ्लोएम में एक्सप्रेस होता है, और ये ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद जाके ट्रांसपोर्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम में, एपिकल मेरिस्टेम में, जहाँ पे ये फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप लोग जानते हो जो कि हमारा फ्लोरिजन एक तरह का क्या है, हाइपोथेटिकल हार्मोन, जिसको मतलब डिस्क्राइब किए थे चैलाख्यान ने, चैलाख्यान उनका नाम ये है, चैलाख्यान। मैं शायद स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, आप लोगों को नाम याद रखिएगा, चैलाख्यान। इसका काम क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल, मतलब अभी तक इसको आइसोलेट नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है, ना ही इसके ऊपर कुछ ज़्यादा डिटेल्स है, लेकिन ये क्या है, ये फ्लावर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको फ्लावरिंग लोकस टी कहते हैं, और ये लीफ फ्लोएम में एक्सप्रेस होता है और जाके ट्रांसपोर्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम में, वहाँ पे जाके ये फ्लावरिंग करवाता है। उसके बाद देखिए, इन्वर्टेड स्टोमेटल साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच ग्रुप ऑफ प्लांट। इन्वर्टेड स्टोमेटल साइकिल, यहाँ पे भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना है। स्टोमेटल साइकिल आप लोग जानते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमाटा क्या होता है, ओपन होता है, और ड्यूरिंग नाइट टाइम ये क्या होता है, क्लोज होता है, ये आप लोग जानते हो, ये है उसका रेगुलर स्टोमेटल साइकिल। लेकिन अभी इन्वर्टेड, इसका उल्टा कर दीजिए, डे में होगा क्लोज, डे में होगा क्लोज, और नाइट में होगा ओपन,
तो ये इन्वर्ट हो गया। तो अब ये वाला साइकिल कहाँ पे देखने को मिल रहा है, C3 प्लांट, C4 प्लांट, या फिर वो C3 एंड C4 प्लांट, या फिर कैम प्लांट। ये देखने को मिलता है कैम प्लांट में, जहाँ पे आप लोगों के ओपुन्सिया वगैरह, कैक्टस वगैरह आते हैं ना जो प्लांट। और ये जो स्टोमाटा दिखाता है उसको कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। ये भी याद रखिए, स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, इन्वर्टेड स्टोमाटल साइकिल यानी दिन में बंद रहेगा, रात में खुला रहेगा, इस तरह का स्टोमाटा को कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। और ये किस में पाया जाता है, कैम प्लांट में। कैम यानी क्रासुलासिन एसिड मेटाबॉलिज्म जो शो करते हैं जो प्लांट, उनमें पाया जाता है। और ये कौन से प्लांट शो करते हैं, कैक्टस वगैरह, ओपुन्सिया वगैरह, ये सब शो करते हैं। ठीक है, और ये आखिर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें रेस्ट 35 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए, द ओनली एंजाइम इन क्रेब साइकिल अटैच्ड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज। सो क्रेब साइकिल में जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा एंजाइम है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अटैच हुआ रहता है, इजी है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। बाकी ये जो 3 एंजाइम है ना, ये सभी के सभी कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में पाया जाता है। और सिर्फ ये एक होता है कि जो कि पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और जान लीजिए, और ये किसके इनर माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट्स के पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया में ये साइटोसोल में पाया जाता है। ठीक है, और बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, वहाँ पे मेसोजोम होता है रेस्पिरेशन के लिए। तो होप यही था आप लोगों के लिए सीपेट का, सीपेट 2020 बॉटनी का क्वेश्चन पेपर, सीपेट, ठीक है, सीपेट 2020 बॉटनी का क्वेश्चन पेपर, 2020 बॉटनी का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चन को बहुत ही मैंने कोशिश किया इजी वे में आपको समझा सकूँ, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। और एक एक क्वेश्चन का डिफरेंट डिफरेंट मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसी तरह का यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन एनालिसिस किया सारे के सारे फंडामेंटली आया था, और कुछ कुछ में थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। बाकी एक दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कह सकते हैं, वो जो पोइसलिस वाला थोड़ा सा उसको न्यूमेरिकल टाइप का था, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो सभी के सभी फंडामेंटली आए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आए थे। तो आप लोग, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2021 का भी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों का पूरा जो 2 साल का आपका सीपेड हुआ है 2020 और 2021, दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे। मैंने रेडी कर दिया है, बस उसका वीडियो को अपलोड करूंगा एक एक करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।